हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस फॉर 17th ऑफ जनवरी 2024। तो आपको बता दें कल 16 जनवरी 2024 को जो ई पेपर आता है उसका एडिशन नहीं आया था, तो इसलिए वीडियो नहीं बन पाई थी। आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट पेज से देख लेते हैं। जो मथुरा मॉस्क का इशू था उस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उस पे स्टे लगा दिया है। इंस्पेक्शन पैनल की जो बात हुई थी कि इंस्पेक्शन पैनल जो है बनाइए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्टॉप किया है एग्जीक्यूशन ऑफ एन इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसीजन टू अपॉइंट अ कमीशन टू इंस्पेक्ट द प्रेमाइसेस ऑफ द शाही ईदगाह मॉस्क एट द मथुरा विच द हिंदूज बिलीव टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो यहाँ पे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसने ऑर्डर किया था ये अपॉइंट करने के लिए कि जो कमीशन है वो बनाया जाए इंस्पेक्शन करने के लिए बेसिकली। और उसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बोला है कि इट वाज एन ओमनीबस वेग एप्लीकेशन फॉर सर्वे ऑफ शाही ईदगाह मॉस्क। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है और ऑर्डर किया अगेंस्ट सेटिंग अप ऑफ द कमीशन एंड केस हैज बीन लिस्टेड फॉर फर्दर हियरिंग ऑन जनवरी 23। तो ये इतना इंपॉर्टेंट बस आपको जानने की जरूरत थी। ईरान ने लॉन्च की है मिसाइल स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान टारगेटिंग मिलिटेंट। तो ईरान ने अटैक जो है ट्यूसडे को लॉन्च किया था स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान और बेसिकली टारगेटिंग व्हाट इट प्रिस्क्राइब्ड एज द बेसिस फॉर द मिलिटेंट ग्रुप जैश अल अदल। तो उसके अगेंस्ट जो है एक तरह से स्ट्राइक जो है ये ईरान ने जो है वो की है। ट्रंप ने जो है जीत लिया आयोवा को, उनकी वहां पे एक बिग विन जो है हुई है आयोवा में। जो और इससे जो है इस विन के साथ जो है वो ऑफर हो गया है जो उनकी ग्रिप है ऑन द 2024 रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के लिए, वो ग्रिप और मजबूत होता हुआ नजर आता है। ठीक है। आर्कटिक ब्लास्ट एंड्स न्यूयॉर्क स्नो ड्रॉट। तो स्नो फ्रीजिंग रेन और जो फ्रिजिड टेम्परेचर जो है वो आर्कटिक ब्लास्ट ब्लास्ट के चलते जो है अमेरिकन ने जो है वो ट्यूसडे को फेस किया। और जो एक तरह से 2 साल का जो स्नो ड्रॉट चल रहा था न्यूयॉर्क सिटी में उसको जो है एंड हुआ। ठीक है ना। और अ, इससे जो है जो ज्यादातर वेस्टर्न रीजन जो है वो डीप फ्रीज में पहुंच गया था। तो आपको बता दें जो न्यूयॉर्क सिटी है इट हैड नॉट रिसीव्ड मोर देन 2.5 सेंटीमीटर ऑफ स्नो इन ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 सालों में 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊपर इसको स्नोफॉल जो है वहां पे नहीं हुआ है। ठीक है ना। आगे देखते हैं और का इम्पोर्टेंट है कुछ जो भी इम्पोर्टेंट खबर होगी उसको हम जरूर देख लेंगे। ये देख लेते वन मोर चीता डाइज इन कूनो। तो कूनो जो नेशनल पार्क था वहां पे मध्य प्रदेश में, जिसमें जो है 20 जो है चीताज वो इम्पोर्ट किए गए थे अफ्रीका से, उनमें से जो है एक की और की डेथ हुई और अब केवल जो 13 जो है वो बचे हैं। ठीक है ना। 20 लाए गए थे, 8 ऑलरेडी डेथ हो चुकी है और एक की और हो गई, तो अब जो सिर्फ 13 जो है वहां पे वो बचे हैं। ठीक है ना। सॉरी, हाँ 12 बचे थे ना, सॉरी 14 बचे थे और अब जो है 13 बच रहे हैं। ठीक है ना। 6 की डेथ हुई थी पहले। आगे देखते हैं। होम मिनिस्ट्री कैंसिल कर दिया है। होम मिनिस्ट्री ने एफसीआर रजिस्ट्रेशन था जो सीपीआर का है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, उसके लिए। ठीक है ना। और ये आपको बता दें लीडिंग पब्लिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, न्यू दिल्ली में बेस्ड है। और जो सस्पेंशन किया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ द एफसीआर एक्ट इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 180 डेज है, लेकिन इसको जो एक्सटेंड किया गया है सब्सिक्वेंटली। ठीक है। जो आईसीएमआर है उसने स्टार्ट किया है रिवाइजिंग द करंट नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट फॉर फर्स्ट टाइम। तो जैसे एसेंशियल ड्रग लिस्ट होती है इसी तरह से आईसीएमआर ने जो शुरू किया है प्रोसेस रिविजिटिंग द करंट नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट एनईडीएल। और ये जो लिस्ट थी वो रिलीज हुई थी 2019 में, उसके बाद जो है पहली बार जो है इसका रिवीजन होगा। ठीक है ना। व्हाट इट विल टेक टू मेक साइंस कम्युनिकेशन वर्क फॉर इंडिया। तो जो पेंडेमिक आया था कोविड-19 उसने एक्सपोज किया था सीरियस लेकुना इन द रिलायबल कम्युनिकेशन ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इन इंडिया, पर्टिकुलरली एक्यूरेट डेटा रिपोर्टिंग, वैक्सीन हेजिटेंसी एंड प्रेडिक्शन ऑफ द रिसर्चेंस ऑफ इन्फेक्शंस। 2021 में जो गवर्नमेंट है उसने सेट किया था सीएसआईआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, सीएसआईआर एनआईएससीपीआर। और इसने बेसिकली 2 इंस्टीट्यूशंस को मर्ज करके जो है ये बनाया गया था। और नियरली ऑल साइंस फंडिंग जो एजेंसीज हैं दे हैव साइंस कम्युनिकेशन डिविजन्स और विच इशू प्रेस रिलीजेस, कंडक्ट सोशल मीडिया कैंपेन्स एंड गार्नर सपोर्ट फॉर एग्जीबिशंस एंड पॉपुलर लेक्चर्स। जो साइंस कम्युनिकेशन है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस का खुद का ही एक पार्ट होता है। ठीक है ना। इसमें बेसिकली इन्वॉल्व होता है जो बिल्डिंग स्टूडेंट्स हैं, वो साइंटिस्ट हैं, वो जो इंस्टीट्यूशनल लेवल अप्रोचेज हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और दे आर you these approaches are used to effectively communicate science in constantly changing social scientific and political environments। ठीक है ना। तो साइंस कम्युनिकेशन का इंडिया में अगर देखें या फिर जो ऑथर ने यहाँ पे एक तरह से कम्युनिकेशन एज ए पार्ट ऑफ साइंस को जो बताया उसमें ये बताया है कि जो कम्युनिकेशन इन साइंस है इट
Also, it will lead to a trained cadre of science communicators with an informed understanding of the needs, perspectives, and the consequences of their work in diverse educational, linguistic, and कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंट्री। साथ साथ सेकंड ये बताया कि इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक द प्रैक्टिस ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एज ए पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस इटसेल्फ, क्योंकि इसमें ये हमने बता दिया, वाला हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो किस तरीके से स्टूडेंट्स को, साइंटिस्ट को इंस्टीट्यूशनल लेवल अप्रोचेज को बिल्ड करने में जो हेल्प करता है, इफेक्टिवली कम्युनिकेट साइंस जो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सोशल, साइंटिफिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में उसमें कैसे उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। जो अदर पॉसिबिलिटीज है जिसमें रिवार्ड करते हैं हम साइंटिस्ट को कम्युनिकेटिंग साइंस के लिए, नरिश करते हैं पब्लिक एंगेजमेंट को, इंस्टीट्यूशनल आउटरीच प्रोग्राम्स को बिल्ड करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं रिसर्च पेपर्स इनटू द रीजनल लैंग्वेजेज, ठीक है ना। और रिफ्लेक्टिव और रिफ्लेक्सिव वैल्यूएशन जो है, इन ये सारे इनिशिएटिव्स के थ्रू जो है इनको जो है बिल्ड करने में जो है ये अदर पॉसिबिलिटीज हैं जो इसमें कम्युनिकेशन को, साइंस कम्युनिकेशन को यूज किया जा सकता है। और क्योंकि साइंटिफिक सॉल्यूशंस का अगर हम रोल देखें तो नेशनल चैलेंज में बहुत ज़्यादा है, जैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करें, एयर पोल्यूशन करें, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, तो इंडिया हमें ये जरूरत है एक लार्ज स्केल साइंस कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए और इस फील्ड पे जो है काम होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं एडिटोरियल में आज जो है हिस्टोरिक हियरिंग है ये, तो प्रोविजनल जो ऑर्डर था आईसीजे का इजराइल के रिगार्डिंग, इट विल कास्ट शैडो ऑन लेजिटिमेसी ऑफ इट्स वॉर, तो क्या जो इजराइल की वार थी वो लेजिटिमेट थी या नहीं थी, उस पर जरूर ये थोड़ी सी शेडो डालने की कोशिश की जाएगी, ये जो प्रोविजनल ऑर्डर आएगा। तो साउथ अफ्रीका हमें पता है कि जो केस है अगेंस्ट इजराइल ऑनगोइंग मिलिट्री कैंपेन इन गाजा, इट हैज गार्नर्ड ग्लोबल अटेंशन इन अ वे नो प्रोसीडिंग एट दिस एलिट इंटरस्टेट फोरम मे हैव डन बिफोर, ऐसा पहली बार हो रहा है और इससे पहले जो ऐसा नहीं हुआ है। तो प्रिलिमिनरी स्टेज पे अगर हम बात देखें तो साउथ अफ्रीका ने ये सीख किया है कि टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सम ऑफ द इजराइल्स एक्ट्स वर कैपेबल ऑफ फॉलिंग विद इन द टर्म्स ऑफ जीनोसाइड कन्वेंशन एंड दैट देयर वाज जीनोसाइडल इंटेंट बिहाइंड इट्स एक्ट, कि कुछ जो एक्ट्स हुए हैं वो उस जीनोसाइड कन्वेंशन के अंडर के हिसाब से आते हैं, और ये जो इंटेंट है वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जीनोसाइडल इंटेंट जो है उन एक्ट्स के प्रति छलकता है, ठीक है ना। जो प्रोविजनल मेजर्स हैं व्हिच हैव बीन sought include a suspension of the military operations and steps by the parties to prevent the occurrence of genocide, तो प्रोविजनल मेजर्स में ये माना है कि एक तो सबसे पहले तो जो मिलिट्री ऑपरेशन उनको स्टॉप किया जाए और जो अकरेंस हुआ है जीनोसाइड का उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है ना। जो इशू वो इजराइल ने अपने वाले उसमें वो दिए हैं, अपने पॉइंट्स दिए हैं, जो इशू है जो कोर्ट के सामने है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन लार्जर कंसर्न जो है वो ये है कि वेदर इजराइल विल अबाइड बाय द एनी प्रोविजनल मेजर, कि क्या इजराइल जो है अबाइड करेगा प्रोविजनल मेजर से या नहीं करेगा, क्योंकि रशिया ने भी जो है पहले आईसीजे के ऑर्डर को इग्नोर किया था जब उसने ऑपरेशंस बोला था कि यूक्रेन में आप सस्पेंड कर दीजिए मार्च 2022 में। तो ये तो लिटिल डाउट है कि कोई भी प्रोविजनल मेजर आएगा वो एक लेजिटिमेसी जो इजराइल की गाजा वार पे है वो जरूर शैडो तो डालेगा, ठीक है ना। वोट फॉर कंटिन्यूटी, तो स्टेटस को जो बना रहेगा एक तरह से, जो ताइवान में जो फिर से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है वो तीसरी बार जो है एक तरह से रिटर्न कर रही है पावर में, ठीक है ना, और जो थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म रहने वाला है, ये रिफ्लेक्ट करता है वोट ऑफ फॉर कंटिन्यूटी फ्रॉम द 14 मिलियन वोटर्स मोस्ट ऑफ whom favor a maintenance of the fragile status quo in relations with China and the preservation of Taiwan's current status, तो ये यही दर्शाता है कि जो ज्यादातर ताइवान के लोग हैं, वोटर्स हैं, सिटीजन है, वो अभी भी जो ताइवान का करंट स्टेटस है उसी को एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है ना। और इसमें ऑथर ने बोले कि ताइवान के वोटर जो है दे हैव बैक द डीपीपी टू कंटिन्यू हेल्मिंग ताइवान पॉलिटिक्स डिस्पाइट चाइना थ्रेट्स सजेस्ट डिमिनिशिंग रिटर्न्स फ्रॉम बीजिंग्स मूव्स टू स्क्वीज ताइवान पॉलिटिकली एंड मिलिटरी, जो चाइना का ये मूव था कि ताइवान को पॉलिटिकली और मिलिटरी जो स्क्वीज करके उसको एक तरह से अपने अंदर समाने की, उसकी इंडिपेंडेंस को खत्म करने का था, तो उनके वोटर्स ने जो है इसको एक तरह से इन थ्रेट्स को जो है सबको साइडलाइन करते हुए जो है फिर से जो है उसी डीपीपी को जो है एक तरह से कंटिन्यू करने दिया है और वो चाहते हैं कि स्टेटस को जो है मेंटेन रहे। आगे देखते हैं द जियो पॉलिटिक्स इन द बांग्लादेश इलेक्शन रिजल्ट, तो बांग्लादेश में इलेक्शन का रिजल्ट आया, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, जो अपोजिशन पार्टी थी उसने उसको बताया कि ये लेजिटिमेट नहीं है, जो वहाँ पे एक तरह से इरेगुलरिटीज हुई है, मैनिपुलेशन हुआ है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये है कि अगर बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर देखें हम पिछले इलेक्शंस में, इट रिमेन्स प्रॉब्लमेटिक एंड द नेचर ऑफ द पॉलिटिक्स कन्फ्रंटेशनल, तो ये चीजें पहले भी हुई हैं, पहली बार नहीं है। प्रीवियस इलेक्शन जो 2014-18 में हुए थे उसमें भी जो पार्टी तो उसको सिमिलर एलिगेशंस लगे थे इलेक्टोरल मैनिपुलेशन के, इरेगुलरिटीज के, वायलेंस के, और क्रिटिसिज्म मिला था इंटरनेशनल इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन से भी, ठीक है ना। यहाँ पे रीजनल ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है, क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये इसकी जो लोकेशन है बांग्लादेश की, इट इज वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड नेशन एंड इट हैज बीन एट द सेंटर ऑफ ए जियोपॉलिटिकल टग ऑफ वार
रीजनल एंड ग्लोबल पावर जैसे कि चाइना, इंडिया, रशिया और यूएस इवन, वो इन्फ्लुएंस के लिए इस रीजन को वाई करते रहते हैं, ठीक है ना। तो क्लोजेस्ट नेबर जो है हमारा हिस्टोरिकल रहा है, इंडिया के साथ इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लिंकेज शेयर करता है, और इंडिया भी जो है डीप स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। अगर बायलेटरल ट्रेड की बात करें तो लगभग $15 बिलियन एनुअल जो बायलेटरल ट्रेड है हमारा उनके साथ, और एग्रीमेंट जो है वो बहुत सारे इशूज पे है, चाहे इन्वेस्टमेंट के हो, काउंटर टेररिज्म के हो, एनर्जी के हो, रिवर वाटर शेयरिंग हो, उन सब से हमारी जो बायलेटरल रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं उसका अंदाजा लगाया जा सकता है, वो मजबूत होती है, ठीक है ना। और बांग्लादेश जो है इंडिया का क्रूशियल पार्टनर है फॉर बैलेंसिंग चाइनाज ग्रोइंग रीजनल इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक क्लाउड, जिसमें BRI भी है, इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, जो उसमें भी अगर देखें तो एक तरह से इंडिया के लिए क्रूशियल पार्टनर है बांग्लादेश, चाइना को बैलेंस करने के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, ठीक है ना। वहीं पे यूएस की बात करें तो यूएस जो है क्रिटिकल है बांग्लादेश गवर्नमेंट का फॉर डेमोक्रेटिक शॉर्टकमिंग्स, सप्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड मजलिंग प्रेस फ्रीडम। तो उसने यूएस ने एक तरह से ये उस पे एलिगेशंस लगाए हैं या कहीं ये चार्ज किया है कि क्रिटिसाइज किया है कि भाई जो वहाँ पे डेमोक्रेटिक शॉर्टकमिंग्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं और जो प्रेस फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। चाइना और रशिया का रिस्पॉन्स देखें तो चाइना तो बांग्लादेश का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है, एनुअल बायलेटरल ट्रेड जो है वो $25 बिलियन से भी ज्यादा है। उसने तो बिल्कुल बोल दिया कि इलेक्शन जो है वो कम्प्लीटली इंटरनल इशू है बांग्लादेश का, और किस तरह का इलेक्शन चाहिए बांग्लादेश को पता है। और BRI में भी जो चाइना है उसने लगभग $10 बिलियन की फाइनेंसिंग की है, पोर्ट्स हो, ब्रिजेज हो, हाईवेज हो और अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बांग्लादेश को प्रोवाइड किया है। तो चाइना तो एक इम्पोर्टेंट है ही उसके लिए। मॉस्को की भी अगर बात करें रशिया, तो ये भी बांग्लादेश को के पास करीब आया है थ्रू फाइनेंसिंग वन ऑफ द नेशंस लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट द रूपपुर 2400 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये किसकी मदद से लगा है? ये मॉस्को रशियन हेल्प से जो है मिला है, और लगभग $12 बिलियन की इसकी वर्थ है। तो रशिया के भी क्लोज इसके टाइज है। तो रीजनल अगर देखें तो इसमें है बांग्लादेश के सामने लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जो 2024 का इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं वो एक जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में जो है इवॉल्व होता हुआ नजर आया, और जो बांग्लादेश के इकोनॉमिक और स्ट्रेटजी जो है जो बढ़ता हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बैटल ग्राउंड हो गया है। अगर जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन देखें तो उसको थोड़ा सा और ट्रिकी बना दिया यूएस के लिए और उसके एलाइज के लिए कि वो नॉर्मल बिजनेस जो है बांग्लादेश के साथ कंडक्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री है वो सिग्निफिकेंट सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज का बांग्लादेश के लिए, और अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन इंपोज करता है यूएस या यूरोपियन यूनियन तो वो एक सीरियस चैलेंज हो सकता है, क्योंकि है ना जो सिग्निफिकेंट बल्क है इंपोर्ट जो बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट्स का इंपोर्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन यूएस में होता है, तो वो उसके लिए एक्सपोर्ट जो फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग्स है वो कम हो सकती हैं, ठीक है ना। तो जो गवर्नमेंट है अभी जो फिर से आई है पावर में, उसके लिए जो आने वाले मंथ्स हैं या ईयर्स हैं वो फ्रॉट रहने वाले हैं, चैलेंजेस के साथ भरे होने वाले हैं, होम में भी और चाहे अब्रॉड की बात करो, ठीक है ना। तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, एक तो वीकनिंग इकोनॉमी जो हो रही है उसको, साथ साथ डेलिकेटली बैलेंस भी करना पड़ेगा जियो पॉलिटिक्स को नेशनल इंटरेस्ट के साथ बना के रखने के लिए, ठीक है ना। तो दिस इज इट। आगे देखते हैं। डाटा पॉइंट में आज जरूर आया है ओवर 38% पेशेंट्स ऑन मोर देन वन एंटीबायोटिक। तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी ने जो है ये सर्वे कराया था एक, उसमें जो है ठीक है ना 20 हॉस्पिटलों के अराउंड जो है सर्वे कराया गया था, कंडक्ट हुआ था नवंबर 2021 और अप्रैल 2022 में, और उसमें जो है ये पाया गया कि मोर देन 70% पेशेंट जो है उनको एटलीस्ट 1 डोज ऑफ एंटीबायोटिक जरूर दी गई थी। तो फाइंडिंग जो जो रिपोर्ट की थी दे आर वरिंग, क्योंकि इंडिया इज अमंग द फ्यू कंट्रीज वेयर एंटी माइक्रोब रेजिस्टेंस नोटेबली हाई, काफी हाई है, इसलिए जो है चिंता का विषय था। और ये हाई क्यों है? बेसिकली इसमें एंटीबायोटिक जो मिसयूज हो रहा है या उनका जो ओवर प्रेस्क्रिप्शन हो रहा है उसके चलते जो है ये इशू है, ठीक है ना। तो चार्ट में जो है यहाँ पे लगभग 9,652 पेशेंट जो सर्वे किए गए थे 20 हॉस्पिटल्स में, जो या तो 1 या 2 या 3 या किसी भी एंटीबायोटिक प्रेस्क्रिप्शन पे नहीं थे। तो टोटल में लगभग 72% पेशेंट जो थे वो कम से कम एक एंटीबायोटिक प्रेस्क्रिप्शन पे थे, 25.3% 2 एंटीबायोटिक प्रेस्क्रिप्शन पे थे, और 13% जो 3 पे थे। तो सर्वे ने ये पाया है कि जो 2 एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन है वो इंक्रीज करता है एडवर्स इफेक्ट्स के रिस्क को, ठीक है ना, ये भी बताया है। साथ में और क्या पाया गया है? तो 55% जो उनको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है वो प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है अकरेंस ऑफ स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शन, और रेस्ट ऑफ द केसेज में जो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए था, मतलब 45% में केवल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, अदरवाइज प्रिवेंशन के लिए दी गई थी जो एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब की गई थी। फिर एनसीडीसी सर्वे ने एक्सप्रेस की कंसर्न ओवर द हाई यूज ऑफ वॉच ग्रुप एंटीबायोटिक्स। एक्चुअली जो इसमें 3 कैटेगरी में डब्ल्यूएचओ ने जो है इसको ड्रग्स को ला रखा है वॉच में, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स रिजर्व फॉर सीवियर इन्फेक्शन ऑन द रिजर्व लिस्ट विच आर लास्ट चॉइस एंटीबायोटिक्स। तो ये देखा है कि जो वॉच कैटेगरी में रहती है उनका यूज जो है वो कंसर्न का इशू है। और स्टॉप रिव्यू डेट अगर देखें तो केवल 10.4% प्रेस्क्रिप्शन में ही जो है स्टॉप या रिव्यू का जो है
एक तरह से परसेंटेज मिली है कि इन केसेज में रिव्यू किया गया या स्टॉप किए गए एंटीबायोटिक्स को। ओवर 33% एंटीबायोटिक प्रेस्क्रिप्शन वर थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। तो वन थर्ड तो एंटीबायोटिक प्रेस्क्रिप्शन थर्ड जनरेशन का, मतलब फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थोड़े सीधा थर्ड जनरेशन का प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे जो है इमिडाजोल्स थे, फिर एमनियो ग्लाइकोसाइड्स, फिर बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स, और टुगेदर अगर देखें तो ये 40% एंटीबायोटिक प्रेस्क्रिप्शन को ये जो है ये इंक्लूड करते हैं। ठीक है ना। तो 33% तो इसमें से थर्ड जनरेशन की, तो बाकी के ये मिला के टोटल 40% ये है कंट्रीब्यूट करते हैं। ये हॉस्पिटल्स की लिस्ट थी और उनमें जो प्रेस्क्रिप्शंस का वो था, पेशेंट्स को जो प्रेस्क्राइब किया था वो उनके परसेंटेज वाइज जो है ये दिया हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल आपको पता होगा, जब से जो महाराष्ट्र के स्पीकर हैं उन्होंने जब से वो डिसीजन उन्होंने दिया उसके बाद से 10th शेड्यूल थोड़ा लाइमलाइट में आया है। तो डिफेक्शन जो होता है लेजिस्लेटर्स का ड्यूरिंग द 1960s एंड 70s फ्रॉम देयर पेरेंट पार्टीज, इट क्रिएटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन मैनी स्टेट्स और इट विच हैज लेड टू ब्रिंगिंग डाउन ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। इसीलिए जो है टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो इंट्रोड्यूस किया गया और एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लाया गया थ्रू द 10th शेड्यूल इन 1985। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री है जो आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान रखेंगे तो आप इसमें भी कंफ्यूज नहीं होंगे और इसको शायद सही ही ऑप्शन टिक करके आएंगे। जो अथॉरिटी है डिसाइड करने के लिए ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स, वो अथॉरिटी किसमें वेस्ट की हुई है, तो वो अथॉरिटी प्रोवाइड की है स्पीकर ऑफ द हाउस को। ठीक है ना। तो डिसाइड कौन करेगा डिस्क्वालिफिकेशन, वो करेगा स्पीकर। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने के.एम. सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ मणिपुर 2020 वाले केस में रिकमेंड किया था कि जो पार्लियामेंट है इट शुड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसने बोला था कि ये जो पावर है दिस शुड बी वेस्टेड इन एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल हेडेड बाय जजेस। लेकिन हालांकि ऐसा कोई लॉ नहीं हुआ है। साथ ही साथ रिफॉर्म्स किसकी जरूरत है अभी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1971 में बोला था कि 3 टेस्ट फॉर्मूला जो उसने बताया था, लेट डाउन किया था, फॉर डिटरमाइनिंग विच फैक्शन इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी बाय इलेक्शन कमीशन। और उसमें ये क्या क्या थे, उसमें ये था एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पार्टी, देखिए इट्स अफेयर्स एज पर द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट इनर पार्टी डेमोक्रेसी और मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन विंग। तो ये जो 3 टेस्ट फॉर्मूले में ये तीनों चीजें प्रेस्क्राइब की गई थी, लेट डाउन की गई थी भाई, ये चीजें देखे तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है ना, जब फैक्शंस डिवाइड हो जाते हैं। तो ऑथोरिटेटिव सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन दीज मैटर्स एंड सेटिंग अप ऑफ एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल टू डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, इट विल रिड्यूस द एम्बिग्यूटीज सराउंडिंग द 10th शेड्यूल। तो एक वे फॉरवर्ड ये है कि अगर एक ऑथोरिटेटिव सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ जाए या फिर एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल सेटअप हो जाए जो बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करेगा, तो इससे जो एम्बिग्यूटीज है 10th शेड्यूल के अराउंड वो जरूर कम हो जाएंगी। और जो रियल रिफॉर्म है जो चाहिए अभी वो ये है कि आपको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए इंटरनल डेमोक्रेसी को थ्रू रेगुलर इनर पार्टी इलेक्शन। मतलब इनर पार्टी इलेक्शंस को अगर आप रेगुलराइज करेंगे, जो इंटरनल डेमोक्रेसी है पार्टी की उनको अगर आप स्ट्रेंथन करेंगे, तो जो हमारी मतलब जो 10th शेड्यूल वाले जो हैं वो तो वो रियल रिफॉर्म वहां पे आप कीजिए तो अपने आप जो है वहां पे तो रिफॉर्म हो ही जाएगा। ठीक है ना। तो ये जरूरी है, एक तरह से ऑथर ने ये बोला है। आगे एलिगेशन जो लगे हैं पीवीआर पे फॉर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो योगेश प्रताप सिंह जी फिल्म डायरेक्टर थे, उन्होंने एक्यूज किया था पीवीआर को कि वो जो है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं टू फिल्म्स फ्रॉम लार्ज प्रोडक्शन हाउसेज ओवर दोज बाय इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। तो एलिगेशंस लगाए थे। उन्होंने ये भी एलिज किया था कि जो स्क्रीन एलोकेशन है पॉलिसी है ऑफ द चेन, इट वाज ओपेक एंड डिक्रिमिनेटेड अगेंस्ट हिम। तो एग्जामिन करने के बाद जो सबमिशंस हुए थे मल्टीप्लेक्स चेन में, तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है सीसीआई, उसने कंक्लूड किया था कि देयर एग्जिस्टेड नो परसेप्टिबल कंसर्न अबाउट कंपटीशन। कोई भी जो है इस तरह का कंसर्न जो है वो नहीं दिखाई देता। और जो ऑर्डर किया था उसमें ये भी बताया गया था द कमर्शियल विजडम ऑफ द एग्जिबिटर्स इज लार्जली ड्रिवन बाय कंज्यूमर डिमांड। बेसिकली कंज्यूमर्स की डिमांड के आधार पे जो है ये जो विजडम है वो अपना वो एग्जिबिट करते हैं, कमर्शियल विजडम, और वो उसी के हिसाब से जो है वो स्पेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं एलईडी आज जरूर आया था है साइन उसमें थोड़ा सा बिल्डिंग ब्लॉक्स वाले में, तो एलईडी समझाई है सबसे पहले तो सबसे पहले तो आपको डायोड समझना होगा। तो डायोड क्या होता है, इट इज प्राइमरी पर्पज इज टू अलाउ करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। और इट अचीव कैसे करता है वन डायरेक्शनल फ्लो करंट का, यूजिंग अ पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन बेसिकली दो मटेरियल का बना होता है जो एक दूसरे से जस्ट जक्सापोल लगे होते हैं। ठीक है ना। एक मटेरियल जो है पी टाइप मटेरियल का बना होता है और जो दूसरा होता है उसके प्राइमरी जो चार्ज कैरियर्स है वो होल होते हैं, और जो दूसरा होता है वो एन टाइप मटेरियल का बना होता है और जो इसके प्राइमरी चार्ज कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना। तो जब पीएन जंक्शन जो इंटरफेस है वो एक इंटरफेस है पीएन जंक्शन बेसिकली, जहां पे जो सरफेस है पी टाइप मटेरियल का और जो सरफेस है एन टाइप मटेरियल का वो एक दूसरे से मिलते हैं, और इसी इंटरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पास करते हैं इजिली फ्रॉम एन टाइप मटेरियल टू द पी टाइप मटेरियल। लेकिन वो दूसरी डायरेक्शन में जा सकते हैं, वो सिर्फ पी से एन टाइप में जा सकते हैं, एन टू पी टाइप में जाएंगे। ठीक है ना। और ये जो एसिमेट्री है
कि एक ही डायरेक्शन वाला, उसकी वजह से क्या होता है, जो डायोड की एबिलिटी है वो क्रिएट होती है टू अलाउ करंट टू पास इन ओनली वन डायरेक्शन। यही इसकी स्पेशलिटी कि वो करंट जो है केवल एक डायरेक्शन में पास होता है। और जो वायर अटैच होता है पी टाइप मटेरियल से, उसको डायोड का एनोड बोला जाता है, और जो एन टाइप मटेरियल से अटैच होता है उसको कैथोड बोला जाता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसमें इतना ही जानने का यहाँ पे जरूरी था। आगे क्या जरूरत है, अब एलईडी क्या होता है। एलईडी बेसिकली क्या है, एक डायोड है जो लाइट एमिट करती है। तो डायोड के अंदर पीएन जंक्शन होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा एनर्जी होती है देन द होल्स, और जब इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्यूपाई करते हैं होल को, तो एक एनर्जी जो होती है उनके अंदर वो रिलीज करते हैं इनटू इट्स सराउंडिंग्स। और जो फ्रीक्वेंसी जब इस एनर्जी की विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पड़ती है, तो डायोड जो है क्या करने लगती है, लाइट एमिट करती हुई दिखाई देती है। इस ओवरऑल फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। इलेक्ट्रॉनों के वजह से जो लाइट एमिट हो रही है, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की वजह से जो एनर्जी है वेव की, इट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। तो ये श्योर करने के लिए लाइट जो एमिट हो रही है एलईडी से वो विजिबल लाइट में आएगी। इट इज अ मैटर ऑफ मेकिंग श्योर द इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन रिलीजेज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, नॉट मोर नॉट लेस। तो ये किससे इंश्योर होता है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एक लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम, ताकि वो विजिबल स्पेक्ट्रम में ही फॉल करे और इस वजह से जो लाइट जो है वो एमिट होती हुई दिखाई दे। तो सबसे पहले ब्लू, और हालांकि क्योंकि तीनों प्राइमरी कमी जो कलर्स हैं ब्लू ग्रीन और रेड, उनको जो है एमिट करती हैं लाइट्स एलईडीज, ठीक है ना, तीनों प्रोग्राम में उसके कॉम्बिनेशन से जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग जो है एलईडीज के वो यूज किए जाते हैं। जैसे डिस्प्ले बोर्ड है, उनसे लार्ज वैरायटी ऑफ कलर्स हम देख पाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, सबसे पहले रेड और ग्रीन जो है वो हुए थे, ब्लू को जो है लगभग 40 साल बाद जो है ब्लू एलईडी जो है वो तैयार हो पाई थी, उसमें टाइम लगा था। एप्लीकेशंस आपको पता ही होगा एलईडी के कितने सारे एप्लीकेशन क्यों जो है, सबसे पहले तो पावर, वो जो फ्लोरेसेंट लाइट वगैरह उनके कंपैरिजन में कम जो है वो कंजम्पशन होता है पावर का, ठीक है ना। और इंडस्ट्रीज में तो इसका आपको पता ही एप्लीकेशन है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, हाउस होल्ड अप्लायंसेज में है, स्मार्टफोन से लेके टीवी स्क्रीन, साइन बोर्ड से लेके जो फीडिंग प्लांट्स हैं, लाइट ग्रीन हाउसेज में, बारकोड स्कैनर्स है, एयर क्वालिटी मॉनिटर्स के लिए, ये सारी चीजों में इनका एप्लीकेशन है। एलईडी का आज बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये है नंबर ऑफ एडल्ट टबैको यूजर जो है वो ड्रॉप हुआ है स्टेडीली रिसेंट ईयर्स में, डब्ल्यूएचओ ने बताया है। और लगभग 150 कंट्रीज ने सक्सेसफुली रिड्यूस किया टबैको का यूज बिटवीन 2000 एंड 2030। तो 30 सालों में जो है 150 कंट्रियों ने टबैको का जो यूज है वो कम होता हुआ दिखाई दिया है। पैसिफिक नेशन नाउरू जो है, साउथ पैसिफिक नेशन है नाउरू, उसने अनाउंस किया कि ये स्विच करे डिप्लोमेटिक टाइज ताइवान से चाइना की तरफ, जिसने बेसिकली जो बीजिंग की एम्बिशंस थे रीजन में उसको थोड़ा सा बोस्टर करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, और तो इसमें कुछ नहीं है। इंडिया की जो काबिल थी उसने 5 लिथियम ब्लॉक्स को अर्जेंटीना में एक्वायर कर लिए। पहले भी उन्होंने काबिल के बारे में पढ़ा था। काबिल क्या है, बेसिकली खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है और ये ऑपरेट करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के। और इसी ने अनाउंस किया कि एक्विजिशन ऑफ 5 लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना, ठीक है ना। एक्सप्लोरेशन एक्सक्लूसिविटी राइट जो है इसको मिले हैं, अपॉन डिस्कवरी कैन स्टार्ट प्रोडक्शन, उसके बाद जो है प्रोडक्शन भी डिस्कवरी के बाद जो है स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, टॉय मैन्युफैक्चरर्स जो शिफ्ट हुए फ्रॉम चाइना, इट इज नॉट चाइल्ड प्ले एज बोटलनेक स्टे। तो मैन्युफैक्चरर्स जो है उन्होंने एक्नॉलेज किया कि इंडिया और जो अदर कंट्रीज हैं दे कैन नॉट मैच चाइना इन एफिशिएंसी, लिमिटिंग कंपनीज एफर्ट्स टू शिफ्ट टू लोअर कॉस्ट बेसिस एंड रेजिंग द रिस्क ऑफ हायर टॉय प्राइस इन फ्यूचर इफ द बल्क ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स इन चाइना। ये फ्यूचर में जो है टॉयज के प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो आउटसाइड चाइना इट रिमेन्स अ रोड ब्लॉक। तो चाइना में रहेंगे तो वहां पे तो कॉस्ट बढ़ेंगी। अभी अगर हम देखें तो 7 मंथ हो चुके हैं, पिछले लास्ट के 7 मंथ में अगर देखें तो चाइना अभी भी जो है 79% जो टॉयज है जो सोल्ड होते हैं यूएस और यूरोप में, वो कौन बनाता है, वो अभी भी चाइना में ही बन रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कितना ज्यादा चाइना का इसमें रोल है, ठीक है। नगाल स्टन्स वर्ल्ड नंबर 27 बुब्लिक टू मूव इनटू द सेकंड राउंड। तो जो विक्ट्री है इंडियन प्लेयर के द्वारा अगेंस्ट अ सीडेड प्लेयर इन अ ग्रैंड स्लैम मेन ड्रॉ, ये 35 ईयर्स में जो है ऐसा हुआ है। लास्ट टाइम जो हुआ था वो हुआ था 1989 में, जब रमेश कृष्णन ने जो है स्वीड मैट्स के विलेंडर को जो है शॉक किया था। उस टाइम के जो नंबर 1 थे उनको जो है एक तरह से हराया था। अब जो है वर्ल्ड नंबर 27 को जो है नगाल ने जो है इंडियन प्लेयर है उन्होंने जो है इनको हटाया है, ठीक है ना, बुब्लिक को। तो इंडिया ने जो है सेमीफाइनल स्पॉट जो है सील कर लिया अपने लिए और जो है इटली को हराया 5-1 से। और अब सेमीफाइनल में जो है जर्मनी के साथ जो है उसकी भिड़ंत होनी है, ठीक है ना। तो ओलंपिक क्वालिफायर्स जो है सेकंड रहा है अपने ग्रुप में ये, और सेमीफाइनल्स के लिए इंडिया ने क्वालिफाई किया है, ठीक है ना। तो और तो कुछ नहीं। सो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। आपको डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। सो थैंक यू।